नमस्कार। खंड 5 के शेष भाग में या ब पार्ट में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में या पिछले सेक्शन में हमने एबनॉर्मल कंबशन या असामान्य दहन के बारे में कुछ चर्चा की थी। अब उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा विस्तार से उस पर हम चर्चा करते हैं। पिछले सेक्शन में हमने एबनॉर्मल कंबशन के इस उदाहरण को हमने देखा था। एक बार हम उसको वापस यहाँ रिपीट कर लेते हैं। ये नॉर्मल कंबशन था। इसमें जो दहन हुआ था हमने देखा था नॉर्मल तरीके से हुआ, लेकिन डिटोनेशन के दौरान इसमें जो दहन हुआ था वो आप देखें कि अचानक डिटोनेशन हो गया था एंड गैसेस में, और इसको हमने पी थीटा डायग्राम पे भी दर्शाया था, जो कि हमने बताया था कि जो डिटोनेशन है वो बहुत हाई पीक्स और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और ये हाई पीक और वाइब्रेशंस जो है बहुत हानिकारक होते हैं, जिनके ऑपरेशंस को बहुत बाधित करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं और इनके विभिन्न पार्टों पर नुकसान पहुंचाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब ऑटो इग्निशन या स्वतः विस्फोटन होता है किसी भी चार्ज के अंदर, जो बचा खुचा चार्ज होता है, तो वो ऑल ऑफ सडन या इंस्टेंटेनियसली होता है, यानी कि सारे के सारा बचा हुआ चार्ज वो एक साथ अपनी ऊर्जा को रिलीज कर देता है कंबशन की। जबकि नॉर्मल कंबशन में इस प्रकार से नहीं होता। नॉर्मल कंबशन में फ्लेम एक सामान्य गति से या एक कंट्रोल गति से आगे बढ़ती है और फ्लेम उसको चार्ज को जलाती जाती है और उसकी एनर्जी को, चार्ज की एनर्जी को जलने के कारण धीरे धीरे एक कंट्रोल वे में रिलीज करती है। बचा हुआ चार्ज जो होता है वो वेट करता है जब तक फ्लेम नहीं आती तब तक। लेकिन ये ऑटो इग्निशन या स्वतः विस्फोटन में बचा कुचा समस्त चार्ज एक साथ, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो फ्लेम से, एक साथ विस्फोट करके अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। ये चार्ज लगभग 5 से 7% तक होता है बचा हुआ। वो भी चूंकि एक साथ जलता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, जिससे कि एक तेज प्रेशर राइज या रैपिड प्रेशर राइज आपको मिलता है एंड गैसेस में, जो कि 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल वैल्यू जो कि 50 बार होती है उससे। यानी लगभग 175 से 200 बार तक के पीक्स पहुंच जाते हैं एंड गैस के दौरान। इवन अगर आप देखें कि सिर्फ 5% अगर चार्ज बचा रह जाए और वो ऑटो इग्नाइट या स्वतः विस्फोटन कर दे, उसमें डिटोनेशन हो जाए, तो वो भी बहुत वायलेंटली और बहुत तेजी से नॉकिंग प्रोड्यूस करने के लिए पर्याप्त होता है। सिर्फ 5% चार्ज भी। तो हमेशा जो अंत में बचा हुआ चार्ज होता है उसकी कितनी बहुत कम मात्रा या अत्यंत अल्प मात्रा भी बहुत सीवियर डिटोनेशन प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि वो ऑल ऑफ सडन सारा का सारा जो 5% चार्ज होता है वो ऑल ऑफ सडन एक साथ इस इंस्टेंटेनियसली अपनी एनर्जी रिलीज करता है। इस दौरान जो वेलोसिटीज होती हैं गैसेस की वो इतनी हाई हो जाती हैं कि 300 से 1000 मीटर पर सेकंड तक उनकी गतियां पहुंच जाती हैं, जिससे कि शॉक वेव्स पैदा हो जाती हैं कंबशन चैम्बर में, और वो शॉक वेव वाइब्रेशन, सीवियर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं कंबशन चैम्बर में, जो पिस्टन और हेड को नुकसान पहुंचाते हैं और साथ में काफ़ी तेज आवाज़ या पूरे इंजन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें कि एक इस प्रकार की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर जो एंड चार्ज है वो अपने क्रिटिकल या क्रांतिक तापमान जो ऑटो इग्निशन या स्वतः विस्फोटन के लिए आवश्यक है उस पर पहुंच जाए, उसके बावजूद भी डिटोनेशन या नॉकिंग या एबनॉर्मल कंबशन ना हो और सामान्य दहन हो जाए। यानी चार्ज जो बचा हुआ है, जो 3-4 या 5% जो चार्ज बचा हुआ है एंड गैस का, वो इतना कंप्रेस हो गया है कि उसका क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर आने के बावजूद भी ये संभावना है कि वो डिटोनेशन ना करे और सामान्य दहन घटित हो जाए उस 5% चार्ज में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने चर्चा की थी पिछले सेक्शन में भी, कि डिटोनेशन या एबनॉर्मल कंबशन या नॉकिंग तभी हो सकती है जब क्रिटिकल तापमान या क्रांतिक तापमान के बाद इग्निशन डिले पीरियड, एक इग्निशन डिले पीरियड होता है जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं होता कि क्रिटिकल तापमान पर पहुंचते ही ऑटो इग्निशन हो जाएगा। क्रिटिकल तापमान पर पहुंचने के बाद कुछ इंटरनल रिएक्शंस होती हैं बचे हुए चार्ज में। वो इंटरनल रिएक्शंस कुछ टाइम लेती हैं, जो इग्निशन डिले कहलाता है, और उसको होने में, उन गतिविधियों को होने में जो कि बाद में डिटोनेशन करती हैं, उन गतिविधियों को सेट होने में कुछ टाइम लगता है, वो इग्निशन डिले कहलाता है। और जब तक ये टाइम समाप्त नहीं होता तब तक डिटोनेशन नहीं होता। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पहले पहुंचता है
उसके बाद कुछ समय इग्निशन डिले के पश्चात डिटोनेशन होता है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और डिटोनेशन होने के बीच में इग्निशन डिले का पीरियड खत्म होना जरूरी है। लेकिन इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर पहुंच भी गया चार्ज और इग्निशन डिले पीरियड समाप्त नहीं हुआ है, जैसा कि इस पर्टिकुलर केस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब डिटोनेशन नहीं हो रहा है और उस दौरान इग्निशन डिले के खत्म होने से पहले पहले फ्लेम आती है, उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो चार्ज है ऑलरेडी जो इंतजार कर रहा है कि जैसे इग्निशन डिले है वो खत्म और वो विस्फोट करे, उससे पहले ही फ्लेम उसको जलाते हुए चली जाती है। यानी कि फ्लेम फ्रंट जो है उसकी गति इतनी पर्याप्त होती है कि वो उसको जलाते हुए निकल जाती है, इससे पहले कि वो खुद ऑटो इग्नाइट करे। फ्लेम फ्रंट रेस जीत जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर के सामने या इग्निशन डिले के मुकाबले में। इसको हम इस ग्राफिक्स के माध्यम से और आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हम नॉर्मल कंबशन का एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ नॉर्मल कंबशन के दौरान क्या होता है कि मान लीजिए एक स्केल है या एक कंबशन चैम्बर को रिप्रेजेंट किया है यहाँ इस पूरी लेंथ के दौरान, और ये हमारा फ्लेम फ्रंट है जो आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे इसके जला हुआ चार्ज रहता है। इस पूरी स्केल पे वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा अंत तक कंबशन चैम्बर के, और ये जो अनबर्न चार्ज है, जो बचा हुआ चार्ज है, इसको जलाता हुआ चला जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक सामान्य रूप से अपनी गति से पहुंच गए फ्लेम फ्रंट तो नॉर्मल कंबशन होगा। अब मान लीजिए इस फ्यूल का जो फ्यूल हमने लिया है, इस फ्यूल का के कारण जो ऑटो इग्निशन या क्रिटिकल टेम्परेचर जो है उसके पश्चात जो एक्टिविटीज डिटोनेशन के लिए होनी है उसमें कुछ डिले रहता है जो इग्निशन डिले कहलाता है। वो इग्निशन डिले मान लीजिए 10 मिली सेकेंड है, मान लीजिए 10 मिली सेकेंड इसका। तो क्या होगा कि ये फ्लेम फ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपनी नॉर्मल गति से, और ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचने के पश्चात भी वापस देखें ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच गया, लेकिन चूंकि अभी 10 सेकंड नहीं हुए हैं फ्लेम इसको जलाती हुई निकल गई। पुनः देख लें, जैसे ही ये क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचा 1 2 3 4 5 6 7 8 सेकंड में इसने इसको 8 मिली सेकंड में इसने इसको जला दिया। तो 10 मिली सेकंड अगर हो जाते तो ये डिटोनेशन कर देता। हालांकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच गया था, लेकिन फ्लेम ने इतनी स्पीड से चली कि वो इसको जलाती हुई निकल गई। अब इसी प्रकार से एबनॉर्मल कंबशन में इसी उदाहरण को लेते हैं, लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जो फ्यूल का या जो चार्ज है उसका जो इग्निशन डिले पीरियड है वो कम है। वो मान लीजिए 6 मिली सेकंड है, 5 या 6 मिली सेकंड, 6 मिली सेकंड मान लेते हैं। उसका इग्निशन डिले पीरियड 10 ना होकर के 6 मिली सेकंड है। सिमिलरली जैसे ही ये चलना आगे शुरू करता है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचता है 1 2 3 4 और 6 आ गया। वापस देखें, ये इग्निशन क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया 1 2 3 4 5 6 पे हमारा चार्ज यहाँ होता है, हमारी फ्लेम यहाँ होती है और उससे पहले ये ऑटो डिटेन कर जाता है। अब हमारी फ्लेम आगे नहीं बढ़ पाती, यहाँ डिटोनेशन हो जाता है। तो चूंकि हमारा फ्लेम जीत नहीं पाई रेस, क्योंकि ये सिर्फ 6 मिली सेकंड में ही डिटोन कर गया, या इसका इग्निशन डिले सिर्फ 6 मिली सेकंड ही था। 10 मिली सेकंड होता तो फ्लेम हमारी क्रॉस कर जाती। तो यहाँ अगर हम समराइज करें तो ये तय है कि अगर इग्निशन डिले जो है वो ज़्यादा हो, किससे, तो फ्लेम फ्रंट को पूरे चार्ज को जलाने में जो टाइम लगने वाला है बचे कुचे चार्ज, अगर जो बचा हुआ चार्ज है जिसका कि इग्निशन डिले जिसका कि क्रिटिकल टेम्परेचर आ चुका है, उसका इग्निशन डिले इतना बड़ा हो कि फ्लेम फ्रंट उससे पहले ही उसे जला दे, तो कोई डिटोनेशन नहीं होगा। लेकिन डिटोनेशन होगा ओनली और ओनली, केवल और केवल तब जब क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाए और वो इग्निशन डिले के दौरान मेंटेन भी रहे। यानी इग्निशन डिले जैसे हमारे केस में 6 मिली सेकंड्स था, उस दौरान वो मेंटेन रहा, 6 मिली सेकंड्स में इग्निशन डिले कंप्लीट हुआ और ये इग्निशन डिले टाइम जो था वो शॉर्ट था, यानी छोटा था, हमारी फ्लेम फ्रंट उसको क्रॉस कर पाती उससे, यानी फ्लेम फ्रंट से पहले ही वो इग्निशन डिले समाप्त हो गया, उसके पहुंचने से पहले ही फ्लेम की, तो हमारा चार्ज जो है वो इसी कंडीशन में डिटोनेशन करेगा। तो इससे ये स्पष्ट है, इस कंडीशन से, इस डिस्कशन से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जो एबनॉर्मल कंबशन का फिनोमेना है जो कि डिटोनेशन को सेट करता है या डिटोनेशन या नॉकिंग क्रिएट कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करता है, या मुख्य रूप से जो किस बात पर डिपेंड करता है वो एक तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल, क्योंकि इग्निशन डिले या क्रिटिकल टेम्परेचर फ्यूल की प्रॉपर्टीज होती है। तो इग्निशन डिले का मान जो है और क्रिटिकल टेम्परेचर का मान इस पर चूंकि ये डिपेंड करता है डिटोनेशन, तो ये फ्यूल की प्रॉपर्टी होगी, तो यानी फ्यूल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है ये एबनॉर्मल कंबशन या असामान्य दहन। साथ ही साथ फ्लेम की स्पीड पे, पिछले सेक्शनों में हमने अध्ययन किया था कि अगर फ्लेम की स्पीड सफिशिएंटली हाई हो एक सीमा के अंदर, तो फ्लेम चाहे इग्निशन डिले के लिए वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर स्थापित करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंच चुका हो फ्यूल,
उसके पश्चात भी फ्लेम उसको हरा सकती है इग्निशन डिले को, अगर उसकी फ्लेम की स्पीड अधिक हो। ये हमने पिछले सेक्शन 3 में 4 में सॉरी 4 में हमने पढ़ा था कि फ्लेम की स्पीड बहुत बड़ा कारक होती है इग्निशन डिले के लिए, डिटोनेशंस के लिए। तो डिटोनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना हो, फ्लेम स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो फ्लेम स्पीड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल इन रेस्पेक्ट टू द एबनॉर्मल कंबशन फिनोमेना के संदर्भ की बात करें तो क्या है, अगर हमें डिटोनेशन अवॉइड करना है ऐसा इंजन्स के अंदर, तो हमें हाई ऑटो इग्निशन या हाई क्रिटिकल टेम्परेचर वाला फ्यूल लेना चाहिए, क्योंकि जो टेम्परेचर हाई होगा क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो रीच ही नहीं करेगा। और दूसरा, अगर रीच भी कर जाए तो उसका इग्निशन डिले एज पॉसिबल एज, जहाँ तक संभव हो वो लंबा होना चाहिए। इग्निशन डिले लंबा होगा तो हमारी फ्लेम उसे पहले ही जला देगी। तो ये जो क्वालिटी है फ्यूल की, ये डिजायरेबल है या वांछनीय क्वालिटी होती है ऐसा इंजन फ्यूल की। जबकि डीजल इंजन में इसके उल्टे होता है। क्या होता है कि इग्निशन डिले जो होता है, मैंने जो कंबशन होता है, सॉरी एबनॉर्मल कंबशन होता है, वो ऐसा इंजन में अंत में होता है कंबशन प्रोसेस के, जबकि ऐसा इंजन सीआई इंजन के अंदर या डीजल इंजन के अंदर वो प्रारंभ में ही हो जाता है। और साथ में डीजल इंजन के लिए हमें इग्निशन डिले जो है वो शॉर्ट चाहिए, छोटा चाहिए, जबकि ऐसा इंजन में हमें इग्निशन डिले जहाँ तक संभव हो लंबा चाहिए। तो इसीलिए डीजल इंजन डिजायरेबल नहीं है और सही फ्यूल नहीं है ऐसा इंजन के लिए, क्योंकि उनका इग्निशन डिले बहुत छोटा होता है। इसलिए हम डीजल फ्यूल को हम यूज़ नहीं कर सकते ऐसा इंजन में या पेट्रोल इंजन में। तो साथियों, इस खंड में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।